पिछले कुछ दिनों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेबनान का नाम काफ़ी चर्चा में रहा और यहाँ सक्रिय हिजबुल्लाह नाम का संगठन, जो कि वास्तव में एक राजनीतिक पार्टी के रूप में प्रतिस्थापित हुआ था, लेकिन ये कैसे आतंकवादी संगठन बन गया और आज मध्य पूर्व में तनाव का और विध्वंस का कारण कैसे बन गया है, इस पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों, 27 सितंबर 2024 को नेतन्याहू के अभिभाषण जो कि यूनो में दिया गया था, उनके दोनों हाथों में दो मैप वाली तस्वीर आपने देखी होगी। ये तस्वीरें इस बात का प्रमाण है कि कैसे हिजबुल्लाह और सिया समर्थित इन संगठनों ने सामान्य तौर पर यहाँ की राजनीति को और राजनीति के साथ साथ इस इलाके की शांति को किस तरीके से भंग किया हुआ है या उसमें खलल डाली हुई है। तो हिजबुल्लाह असल में क्या है, कैसे ये एक प्रभावशाली अर्धसैनिक संगठन बल के रूप में आपको जो है उभर कर सामने आया, सत्ता को गिराने सत्ता को बनाने में ये किस तरीके से अपनी भूमिका को कंटिन्यूअसली निभाता रहा है, इन सब बातों के अलग अलग पक्षों की जानकारी आज की इस एपिसोड में जानने की कोशिश करते हैं। तो हिजबुल्लाह लेबनान में ईरान से समर्थन प्राप्त शिया इस्लामिक राजनीतिक पार्टी तथा अर्धसैनिक संगठन है। वर्ष 1992 से इसकी अगुवाई हसन नसरुल्लाह कर रहा था। इस नाम का मायने या इस नाम का अर्थ ही है कि ईश्वर की पार्टी, जिसे लेबनान में अल्लाह की पार्टी या अल्लाह के दल के नाम से जाना जाता है। 1980 के दशक की शुरुआत में लेबनान पर इजरायली कब्जे के दौरान ईरान की वित्तीय और सैन्य सहायता से हिजबुल्लाह का उदय हुआ। यह दक्षिण लेबनान में पारंपरिक रूप से कमजोर शियाओं की रक्षा करने वाली ताकत के रूप में उभरा था। हालांकि इसकी वैचारिक जड़ें 1960 और 1970 के दशक में लेबनान में शिया पुनरुत्थान तक जाती हैं। वर्ष 2000 में इसराइल के पीछे हटने के बाद हिजबुल्लाह ने अपनी सैन्य टुकड़ी इस्लामिक रेजिस्टेंस को मजबूत करना जारी रखा। यह समूह रेजिस्टेंस ब्लॉक पार्टी के प्रति अपनी वफादारी के चलते धीरे धीरे लेबनान की राजनीतिक व्यवस्था में इतना अहम बन गया कि इस देश की कैबिनेट में वीटो शक्ति तक इसने हासिल कर ली थी। हिजबुल्लाह पर वर्षों से इजरायली और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए बमबारी तथा षड्यंत्र रचने का आरोप लगता रहा है। पश्चिमी देश, इजराइल, अरब खाड़ी के देशों और अरब लीग हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन भी मानते हैं। वर्ष 2011 में जब सीरिया में गृह युद्ध शुरू हुआ, तो सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के कट्टर समर्थक माने जाने वाले हिजबुल्लाह ने अपने हजारों चरमपंथियों को बशर अल असद के लिए लड़ने के लिए भेजा। विद्रोहियों के कब्जे में जा चुके हिस्सों, खास तौर पर पहाड़ी लेबनानी सीमा के पास वाले इलाकों को वापस पाने में ये काफ़ी निर्णायक सिद्ध हुआ। इजरायली अक्सर सीरिया में ईरान और हिजबुल्लाह से जुड़े ठिकानों पर हमले करता रहा है, लेकिन कभी कभार ही हमले की ये बात कबूलता है। हालांकि सीरिया में हिजबुल्लाह की भूमिका को लेकर लेबनान के कुछ गुटों में तनाव बढ़ा। सीरियाई शिया राष्ट्रपति के प्रति इसके समर्थन और ईरान के साथ मजबूत संबंधों के कारण ईरान के मुख्य क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी सऊदी अरब के नेतृत्व में अरब खाड़ी देशों से इसकी दुश्मनी भी गहरी होती गई। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजराइल पर अचानक किए हमले के बाद हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच भी गोलीबारी हुई। हमास के हमले में कम से कम 1400 इजरायलियों की मौत हुई थी। इजराइल ने जब गाजा पर जवाबी हमले किए जिसमें हजारों लोगों की जान गई, तब हिजबुल्लाह ने कहा कि वह इजराइल के खिलाफ जंग में योगदान देने के लिए पूरी तरह तैयार है। हिजबुल्लाह के सैन्य, सुरक्षा और राजनीति के क्षेत्र में प्रभाव और साथ ही इसकी ओर से की जाने वाली सामाजिक सेवा के बल पर इसने अपनी छवि एक देश के अंदर अलग देश के तौर पर बना ली है। हिजबुल्लाह की उसके प्रतिद्वंदी खूब आलोचना भी करते हैं। कुछ मायनों में इस संगठन की क्षमता लेबनान की सेना से भी ज्यादा हो गई है और इसकी झलक इजराइल के खिलाफ वर्ष 2006 के युद्ध में दिखी भी थी।
कुछ लेबनानी हिजबुल्लाह को अपने देश की स्थिरता के लिए खतरा मानते हैं, लेकिन यह संगठन शिया समुदाय के बीच में बहुत लोकप्रिय है। हिजबुल्लाह का उदय कब हुआ, कैसे हुआ, इसकी सटीक तारीख बताना तो मुश्किल है, लेकिन वर्ष 1982 में फिलिस्तीनी चरमपंथियों के हमले के जवाब में दक्षिणी लेबनान में इजरायल की घुसपैठ के बाद हिजबुल्लाह के पहले रहे संगठन का उदय हुआ था। उस समय चरमपंथी हमले का समर्थन कर रहे शिया नेताओं ने अमाल आंदोलन से खुद को अलग कर लिया था। इन नेताओं ने एक नया संगठन इस्लामिक अमाल का गठन किया। इस संगठन को ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड से अच्छी खासी सैन्य और संगठनात्मक मदद मिलती रही और यह संगठन सबसे प्रभावी और बड़े शिया मिलिशिया के तौर पर उभरा और आगे चलकर इसे ही हिजबुल्लाह कहा जाता है। इस संगठन ने इजरायली सेना और उसके सहयोगी साउथ लेबनान आर्मी के साथ ही लेबनान में मौजूद विदेशी बलों पर हमले शुरू कर दिए। ऐसा माना जाता है कि वर्ष 1983 में अमेरिकी दूतावास और यूएस मरीन बैरक्स पर बमबारी की। इन हमलों में कुल 258 अमेरिकियों और 58 फ्रेंच नागरिकों की जान गई थी। इसके बाद लेबनान से पश्चिमी देशों की शांति सेना पीछे हट गई। वर्ष 1985 में हिजबुल्लाह ने औपचारिक तौर पर खुली चिट्ठी प्रकाशित करते हुए स्थापना का ऐलान कर दिया। इस पत्र में अमेरिका और सोवियत संघ को इस्लाम के सिद्धांतों का दुश्मन बताया गया और इजराइल को खत्म करने का आह्वान किया। हिजबुल्लाह का कहना था कि इजराइल मुसलमानों की जमीन पर कब्जा कर रहा है। हिजबुल्लाह ने यह भी आह्वान किया कि लोगों के मुक्त और सीधे चयन के आधार पर इस्लामी व्यवस्था को अपनाया जाए। साल 1989 के ताइफ समझौते ने लेबनान के गृह युद्ध को समाप्त कर दिया। उसके बाद देश के तमाम गुटों को हथियार डालने के लिए कहा गया, लेकिन हिजबुल्लाह ने इनसे इनकार करते हुए अपने मिलिट्री विंग को इस्लामिक रेजिस्टेंस कहना शुरू कर दिया। उनका तर्क था कि वे इजराइल कब्जे से जमीन छुड़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सीरिया की सेना ने 1990 में लेबनान में शांति स्थापित कर दी थी, लेकिन हिजबुल्लाह ने देश के दक्षिण में गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। इसके बाद संगठन ने देश की राजनीति में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। साल 1992 में लेबनान में हुए राष्ट्रीय चुनावों में पहली बार हिजबुल्लाह ने हिस्सा लिया। जब आखिरकार इजरायली सेना ने लेबनान छोड़ा तो हिजबुल्लाह ने उन्हें खदेड़ने का क्रेडिट लेना शुरू कर दिया। एक बार फिर ग्रुप ने हथियार डालने के दबाव को दरकिनार किया और दक्षिणी लेबनान में अपनी सैन्य मौजूदगी जारी रखी। उनका तर्क था कि इजरायली की सेवा फार्म्स और अन्य विवादित स्थानों पर मौजूदगी है, इसलिए वह हथियार फिलहाल तो नहीं डाल सकते। वर्ष 2006 में हिजबुल्लाह ने इजरायल सीमा पर हमला किया और 8 इजरायली सैनिकों को मार दिया। इसके बाद 2 को अगवा भी कर लिया था। इसके जवाब में इजरायल ने लेबनान पर ताबड़तोब हमले कर दिए। इजरायल जंगी विमानों ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की। जवाब में हिजबुल्लाह ने इजरायल पर करीब 4000 रॉकेट दागे। 34 दिन तक चली इस जंग में लेबनान में 1125 लोगों की मौत हुई, जिनमें से अधिकतर आम लोग थे। इजरायल के भी 119 सैनिक और 45 आम लोग मारे गए। हिजबुल्लाह इस युद्ध के बाद भी मजबूत रहा और उसकी हिम्मत पहले से भी अधिक हो गई। अब हिजबुल्लाह के पास कई नए लड़ाके थे और पहले से कई अधिक सैन्य साजो सामान भी इसने इकट्ठा कर लिया था। लेकिन दक्षिण लेबनान में अब संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना तैनात है और साल 2008 में पश्चिम समर्थित लेबनान की सरकार ने हिजबुल्लाह के निजी टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को बंद कर दिया था। साथ ही बेरूत एयरपोर्ट के प्रमुख को ग्रुप के साथ संबंध होने पर नौकरी से हटा भी दिया था। जवाब में हिजबुल्लाह ने अधिकतर बेरूत शहर पर कब्जा कर लिया और सुन्नी प्रतिद्वंदी गुट के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। इस गृह युद्ध में 81 लोगों की जान गई थी। इसे रोकने के लिए सरकार को झुकना पड़ा और हिजबुल्लाह के साथ एक पावर शेयरिंग समझौता करना पड़ा। इस समझौते के बाद हिजबुल्लाह और उसके सहयोगियों को कैबिनेट के निर्णयों में वीटो पावर मिल गई। वर्ष 2009 में हुए चुनावों में इस ग्रुप ने 10 संसदीय सीटों पर जीत हासिल की और लेबनान की यूनिटी सरकार का अंग बनी रही। बाद में उसी साल हिजबुल्लाह के महासचिव
जो वर्तमान में अभी मारे गए शेख हसन नसरल्लाह ने एक नया मैनिफेस्टो जारी किया था। इसमें मैनिफेस्टो में ग्रुप की राजनीतिक विजन का जिक्र था। 1985 में जिस इस्लामिक रिपब्लिक के गठन की बात की थी उसे हटा दिया गया, लेकिन इजराइल और अमेरिका के खिलाफ सख्त रवैया बरकरार रखा गया था। साल 2011 में हिजबुल्लाह और उसके सहयोगी ने लेबनान की सऊदी समर्थन वाली साद हरीरी की सरकार को गिरा दिया था। दरअसल साद हरीरी के पिता रफीक हरीरी की 2005 में हत्या हो गई थी और हिजबुल्लाह के 4 लोगों को इसके लिए आरोपी भी बनाया गया था, जिसके बाद इस ग्रुप ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। दिसंबर 2020 में हिजबुल्लाह के सदस्य सलीम अय्याश को रफीक हरीरी की हत्या के आरोप में संयुक्त राष्ट्र समर्थित ट्रिब्यूनल ने उम्र कैद की सजा सुनाई। उसके बाद से लेबनान में आई सरकारों में हिजबुल्लाह और उसके सहयोगी शामिल होते रहे हैं और उनका सरकार में खासा प्रभाव भी रहा है। तो सामान्य तौर पर हिजबुल्लाह के इस प्रकार के राजनीतिक शरण तथा सैन्य शक्तियों पर बढ़ते अतिक्रमण के कारण मध्य पूर्व फिलहाल अस्थिरता के दौर में गुजर रहा है, अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और ये वर्तमान में इजराइल और ईरान को आमने सामने खड़ा कर देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका है। तो इस तरीके से ये कहानी यहीं पर पूरी हो जाती है। आगे देखा जाए कि इजराइल और ईरान का अगर युद्ध होता है तो क्या भविष्य होगा और मध्य पूर्व की अशांति का या इस प्रकार के युद्ध सदृश माहौल का दुनिया की राजनीति और दुनिया की तिजारत पर किस तरीके से प्रभाव, ये देखना दिलचस्प होगा।